हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ली थी। देखिए सेकंड, अब हम लोग ने जो कल जहाँ पे छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से सब लोग जानते होंगे कि संतुलित आहार क्या है, लेकिन हम लोग को इस सिलेबस में यही है तो अपनी परीक्षा को देखते हुए हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। देखिए ये संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, मिनरल हुआ, विटामिन हुआ, यहाँ तक कि वाटर भी हुआ, सभी चीज़ संतुलित मात्रा में हो और वो जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। समझ में आया? संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सभी सम्मिलित हों उसे हम संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहते हैं, जो वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। ये जो संतुलित आहार होता है ना वो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, हमारे शरीर की वृद्धि, डेवलपमेंट, ग्रोथ सबके लिए आवश्यक है। उसके बाद क्या दूसरा क्या होता है? असंतुलित आहार यानी अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हो, यानी ऐसा पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल इस सब चीज़ों में से एक की कमी हो उसे अनबैलेंस डाइट कहते हैं। कमी ही नहीं अधिकता भी हो, मतलब जिसमें अगर ये एक से ज़्यादा चीज अधिकता या कमी हो उससे हम अनबैलेंस डाइट कहते हैं। और एक हमारे न्यूट्रिशन में आता है, एक टर्म आता है पथ्यापथ यानी डाइटेटिक्स। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि डाइटेटिक्स है क्या। तो ये जो होता है ना कला व विज्ञान का सम्मिलित रूप होता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है, हमारा होम साइंस भी कला और विज्ञान का मिश्रित रूप है, यानी गृह विज्ञान, घर का और उसमें विज्ञान भी लग गया, मतलब घर की जरूरतों का, घर के कार्यों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ही गृह विज्ञान है। तो उसी तरह डाइटेटिक्स जो होता है कला विज्ञान का सम्मिलित रूप होता है। इसमें ज़्यादा ब्रॉड पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये शॉर्ट में हम लोग देखते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए ज़रूरी है वही चीज़ पढ़ना जरूरी है। इस समय टाइम तो ज़्यादा है नहीं इसलिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि भोजन के कार्य, हम लोगों ने भोजन पढ़ा कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, संतुलित आहार क्या, असंतुलित आहार क्या। हमको भोजन की जरूरत ही क्या पड़ती है, उसका क्या कार्य है हमारे शरीर में उसको हम देखते हैं। पहला शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी भोजन जब हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे हम अपने सारे कार्य अच्छे से करते हैं, चाहे घर के कार्य, पढ़ाई लिखाई, शारीरिक मानसिक सारे कार्य भोजन के द्वारा होते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपने सारे कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्या है? वृद्धि और विकास। बच्चों की हम जब बच्चा गर्भ में आता तभी से उसकी वृद्धि स्टार्ट हो जाती है और उसकी वृद्धि और विकास जन्म से लेके किशोरावस्था तक बच्चों की वृद्धि होती है और विकास हमारा जीवन पर्यंत होता रहता है। इसीलिए उसकी वृद्धि और विकास के लिए भोजन आवश्यक है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, जो हमारी बेसिक नीड्स है। तीसरा क्या है? रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए यानी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, यानी संतुलित आहार। भोजन में वो भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और क्या हम लोग आर्थिक स्तर का प्रतीक, यानी भोजन को आर्थिक स्तर का भी प्रतीक माना गया है। जैसे अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी पार्टी में, समारोह में, शादी, मुंडन, विवाह, कहीं भी जाते हैं, किसी के घर भी जाते हैं, वहाँ पे हमारा अच्छे से स्वागत सत्कार होता है, अच्छे अच्छे पकवान दिए जाते हैं खाने के लिए। तो हम लोग कहते हैं हाँ इनका आर्थिक स्तर बहुत ऊँचा है। हम लोग उस खाने पीने के ढंग से, रहन सहन सबसे ये अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इनका आर्थिक स्तर अच्छा है या खराब है। कहीं हम जाते हैं तो हमें कम कुछ खाने को नहीं मिलता या फिर उनके स्वागत में कमी रह जाती, हम लोग कहते हैं हाँ इनका आर्थिक स्तर कम। इसलिए भोजन को भी आर्थिक स्तर का प्रतीक माना गया है। जिसके यहाँ अच्छा चीज़ें खाई जाती है उनका आर्थिक स्तर ऊँचा होता है और जिसके यहाँ कम खाई जाती है उनका आर्थिक स्तर कम माना जाता है कि उनका आर्थिक स्तर कमजोर है। उसके बाद के सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियमन और नियंत्रण करना, यानी शरीर में होने वाली समस्त गतिविधियों का नियंत्रण भोजन द्वारा होता है, क्योंकि भोजन में ही सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है जो हमारे शरीर के नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए, टूट फूट की मरम्मत सब कुछ चीज़ के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है।
किन रूपों में होता है वो हम सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन है कि शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियमन व नियंत्रण भोजन के द्वारा ये होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगला टर्म क्या आता है, इतना समझ में आ गया ना। तो अगला क्या है कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी भोजन का वर्गीकरण भी हम लोग करते हैं ना कि भोज्य पदार्थ होते हैं उसको कितने वर्गों में बांटा जाता है। वैसे ही तो थोड़ी ना कि यहाँ भोजन है सब चीज़ें का भी तो एकदम मिश्रित हो जाता है उसमें, इसलिए भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन जो भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण है ये 5 भागों में किया गया है, मतलब इनका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला क्या है, पोषक तत्वों के आधार पर, और दूसरा है कार्य के आधार पर, तीसरा है नश्वरता के आधार पर, चौथा है उद्गम के आधार पर, और पांचवा जो है वो है रासायनिक तत्वों के आधार पर। जैसे पोषक तत्वों के आधार पर क्या है कि हाँ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इस सब में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, जो हम आगे देखते हैं। दूसरा कार्य के आधार पर कि भोजन की क्या कार्य, उस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया भोजन का। तीसरा है नश्वरता के आधार पर कि भोजन कब नष्ट होते हैं, कैसे नष्ट होंगे, कौन कितने दिन चलेगा, कोई ज़्यादा दिन चलता है, कोई कम दिन चलता है, कोई सालों साल चलता है। इसी प्रकार उद्गम किया था, मतलब वो किस प्रकार से उसको पैदा किया गया, उपजाया गया है, उस प्रकार से भी हम देखते हैं कि भोजन कितने समय तक चलेगा, वो किस प्रकार से उपजाया गया, ज़्यादा दिन के लिए है कि कम दिनों के लिए है। रासायनिक तत्व के, केमिकल के, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि केमिकल के आधार पर भी देखते हैं कि भोज्य तत्वों का कैसे वर्गीकरण किया गया, ये सब हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसमें भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण पहला पोषक तत्वों के आधार पर। इसमें देखिए पोषक तत्वों के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, एक पोषक तत्वों के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण तो किया, जिसमें से एक हर भोज्य पदार्थ का एक मुख्य कार्य होता है और एक अतिरिक्त कार्य होता है। मुख्य कार्य देखते हैं हम लोग कि पोषक तत्वों के आधार पर इसका पहले मुख्य कार्य क्या है और अतिरिक्त कार्य क्या है। मुख्य कार्य है कार्बोज है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, सब कुछ है। इसका क्या मुख्य कार्य है और क्या अतिरिक्त कार्य। जैसे हम लोग के लिए भी हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, हम लोग के पास पैसे कम होते हैं या फिर टाइम कम होती है, तो हम लोग उसमें जो सबसे मेन चीज़ होता है उस चीज़ को पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ जो मुख्य कार्य है उसको हम लोग पहले करेंगे, बाकी कार्य को छोड़ देते हैं या बाद में करते हैं। उस तरह से देखिए कार्बोज का क्या कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना। हम लोग कोई भी चीज़ कार्बोज हम लोग जो पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी कार्बोज का जो मेन काम होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करना। और उसके बाद उसकी जो अतिरिक्त कार्य होता है शरीर निर्माण व मरम्मत, मतलब पहले ऊर्जा प्रदान करेगा, उसका जब आपकी ऊर्जा से ज़्यादा हमें कार्बोज की प्राप्ति होगी तो उसका जो है उसका उपयोग हम शरीर निर्माण व मरम्मत में कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है ऊर्जा प्रदान करना। अभी देखिए इंसान को चक्कर आता है या कमजोरी होता है, लूज मोशन होता है, तो डॉक्टर तुरंत ग्लूकोज चढ़ते। ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा ही है। करंट का कार्बोहाइड्रेट है, वो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए ऊर्जा प्रदान करता है शरीर, और जो अतिरिक्त कार्य शरीर निर्माण और मरम्मत है। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन का मेन क्या कार्य है, शरीर निर्माण, टूट फूट की मरम्मत, रक्षात्मक, यानी प्रोटीन हमारा रक्षात्मक कार्य करता है। जो प्रोटीन होता है वो रक्षात्मक कार्य करता है कि हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, तंतुओं की रक्षा करता है, सारे हड्डियों का रक्षा करता है, सब चीज़ का जो हमारे डेली हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इस सब चीज़ों में हमारे अंदर की जो ऊतक तंतु कोशिकाएं होती है वो टूटती फूटती रहती है, जिसका मरम्मत प्रोटीन करता है। और इसका अतिरिक्त क्या कार्य है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यानी अगर ये सब कार्य करने के बाद अगर प्रोटीन बचता है तो उसका उपयोग ऊर्जा में लगाया जाता है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और तीसरा क्या है, वसा यानी फैट। फैट का क्या कार्य होता है, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। और जो अतिरिक्त कार्य होता है वो शरीर निर्माण। जब ऊर्जा फैट, हाँ एक चीज़ तो हम भूल गए इसमें, देखिए कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 या फिर 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन में 0 कैलोरी, इसमें 0 कैलोरी। उसके बाद देखिए ये आता है और आता है विटामिन कैलोरी की मात्रा 0 होती है। इसका मेन कार्य होता है शरीर का रक्षात्मक, शरीर क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण, शरीर की रक्षा करना, उसकी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करना। और उसका अतिरिक्त कार्य क्या है, विटामिन का अतिरिक्त कार्य शरीर निर्माण व मरम्मत। ये सब कार्य करने के बाद विटामिन बचता है तो शरीर का निर्माण व मरम्मत करता है। नेक्स्ट देखते क्या, खनिज लवण। खनिज लवण का भी कैलोरी मूल्य 0 नहीं होता है और जल का भी कैलोरी मूल्य 0 नहीं होता है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त, इसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो इतनी कैलोरी प्राप्त होगी, प्रोटीन जलेगा 4.1, वसा फैट जलेगा तो 9.1 कैलोरी प्राप्त। विटामिन के जलने से कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होती, ना खनिज लवण के और ना ही जल से। ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं हमारे एलटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए मेन इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए जल का क्या कार्य होता है। खनिज लवण यानी मिनरल का कार्य क्या है? रक्षात्मक शरीर क्रियाओं का नियमन, निर्माण व मरम्मत। उसके और अतिरिक्त का जो क्या है? शरीर निर्माण व मरम्मत। जल और खनिज का अतिरिक्त का शरीर निर्माण व मरम्मत होता है। जल का कार्य होगा शरीर क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण। जल जो होता है मेन तो शरीर में जल होता है। हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% तक जल होता है, जो सारे में कार्बोज को, प्रोटीन को, वसा को, फैट को, मिनरल को, सब कुछ को घोलने का काम करता है। जो घोलता है तो वो ब्लड में जाके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सारा काम जल द्वारा है। अगर जल की कमी हो जाती, भोजन इंसान ना करे तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल पिए वो कुछ ही दिन जीवित रह सकता, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो मेन इंपॉर्टेंट कार्य जल का होता है। जल हमारे शरीर के लिए क्या बोला भी गया है कि जल ही जीवन है, यानी जीवित रहने के लिए जल सबसे ज़्यादा जरूरी है। जल हमारे सिलेबस में एक पूरा इसको जल को पढ़ाया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जल से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हेल्थ एजुकेशन में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और इसमें न्यूट्रिशन में तो इसका एक अलग से इस सब्जेक्ट एक अलग पार्ट ही है पूरा जल का, यानी वाटर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीज़ संतुलित आहार। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, उसके बाद क्या देखा? डाइटेक्स देखा, फिर देखा भोजन के क्या कार्य हैं, किस लिए आवश्यक है, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितना है, उसके बाद क्या है भोज्य पदार्थ के वर्गीकरण में आज हमने पहला देखा, यानी पोषक तत्वों के आधार पर। अब इसका 4 बच रहा है, पोषक तत्वों के आधार और कार्य के आधार। ये लगभग सेम ही हो जाता है, क्या इसके क्या कार्य है। जैसे पोषक तत्वों के आधार पर प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, मिनरल, जल, ये सब जो कार्य पोषक तत्वों के आधार पर वही सेम हो जाता है, कार्य के आधार पर भी हो जाता है। क्या इसके क्या क्या कार्य? कार्बोज का क्या कार्य? ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का क्या कार्य? शरीर निर्माण, टूट फूट मरम्मत होना। प्रोटीन का क्या कार्य है? शरीर का निर्माण, टूट फूट मरम्मत। फैट का क्या कार्य? ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन का क्या कार्य है? शरीर की रक्षात्मक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण। खनिज लवण का क्या कार्य है? रक्षात्मक शरीर क्रियाओं का नियमन, निर्माण व मरम्मत। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग ये दोनों तो सेम हो गया। अब अगला हम देखेंगे नश्वरता के आधार पर कि भोज्य पदार्थों में नश्वरता के आधार पर कैसे क्या वर्गीकरण किया गया है। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने 2 तो पढ़ लिया कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया था, 2 तो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है? नश्वरता के आधार पर। क्या था? नश्वरता के आधार पर। नश्वरता के आधार पर हमने 3 वर्गों में बांटा था। एक नश्वर ना होने वाले, दूसरा अर्धनश्वर, तीसरा नश्वर होने वाले। यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो नश्वर नहीं होते, मतलब नष्ट नहीं होते हैं, और जो कुछ दिनों में नष्ट हो जाते हैं, और जो कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं, उन्हें नश्वर होने वाले कहते हैं। नॉन पेशेवर और सेमी पेशेवर एंड पेशेवर। इसमें देखते हैं कि नश्वर ना होने वाले में क्या क्या आता है, कि नश्वर ना होने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं जो नश्वर नहीं होते हैं। तो नश्वर ना होने वाले भोज्य पदार्थों में आता है जैसे कि हमारा गेहूं हुआ, चावल हुआ, अचार हुआ, तेल हुआ, गुड़ हुआ, ये सब हमारे नश्वर ना होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। क्या? गेहूं हुआ, चावल, चीनी, ये अचार, ये सब हमारे नश्वर ना होने वाले भोज्य पदार्थ है। और दूसरा है अर्धनश्वर, जो हमारे कुछ दिनों में नष्ट होते हैं। मतलब कुछ दिनों में क्या नष्ट हो जाते हैं? जो 1 हफ्ते, 1 महीने या कुछ महीनों में जो नष्ट हो जाते हैं वो है। जैसे क्या हुआ? आटा हुआ, सूजी हुआ, आटा हुआ, सूजी हुआ, और उसके बाद मसाले हुए, आटा, सूजी, मसाले, ये सब जो हुए वो अर्धनश्वर हो गए हैं। और तीसरा क्या? नश्वर होने वाले, जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्या हुआ इसमें से? ब्रेड हुआ, ब्रेड हो गया, ब्रेड, मक्खन और दूध, ये सब हमारे नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ है, जो कुछ घंटों में या फिर 1-2 दिनों में नष्ट हो जाते हैं। और अगला ये चौथा क्या? उद्गम के आधार। उद्गम कहते हैं जानवर जगत है, और दूसरा क्या है? वनस्पति जगत है। जानवर जगत यानी जो जंतुओं द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और दूसरा वनस्पति जगत जो पेड़ पौधे द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जानवर जगत में क्या हुआ? अंडा, मछली, मांस,
और दूध। मेन होता है दूध। अधिकतर हम लोग देखते हैं दूध को देखते हैं, हम लोग दूध देखते हैं उसको शाकाहारी हम लोग के दिमाग में चलता रहता है, उसको तुरंत हम लोग को वनस्पति जगत में लगा देते हैं कि हाँ दूध शाकाहारी तो वनस्पति में जानतों का नाम देखते हैं लोग। लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर हम लोग का पेपर में गलत हो जाता है कि दूध हम लोग ध्यान रखेंगे कि दूध जानतों जगत के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि दूध जानतों जगत में, ये चीज़ें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो वनस्पति जगत से क्या क्या प्राप्त होता है? सब्जी हुआ, सब्जी, साग, गेहूँ, चावल, ये सब कुछ और जितने भी बचते हैं सब वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। सब्जी, साग, दाल, चावल सब कुछ जितने जितने बचते हैं सब इसमें वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं कि ये वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी लोग वनस्पति जगत के खाते हैं, मांसाहारी लोग इसको भी खाते हैं इसको भी खाते हैं, वो लोग दोनों खाते हैं। और हम लोग दूध खाते हैं जो जानता जगत के अंतर्गत है, लेकिन उसे हम लोग शाकाहारी समझते हैं। और लास्ट है पांचवा क्या? रासायनिक आधार पर। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होता है? कार्बनिक ये है कि जिसको जलने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, जलने पर कुछ प्राप्त, कार्बनिक जलाने पर कुछ प्राप्त नहीं होता। और जो अकार्बनिक होते हैं जलाने पर, अकार्बनिक जलाने पर राख प्राप्त होते हैं। राख प्राप्त होते हैं। और इस कार्बनिक में क्या आएगा? प्रोटीन हुआ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। और अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं विटामिन एंड मिनरल, ये अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया पांचों भोज्य पदार्थ का अगर पांच वर्गों में किया गया था। पहला था क्या? कार्य के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर, रासायनिक आधार पर, पांचों प्रकार हम लोगों ने देख लिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला हम लोग अगले ही क्लास में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक, अगला पार्ट अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर कल। ये सब हो गया, हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग कल आगे का कल पढ़ते हैं। ओके बाय।